दोस्तों बीते दिनों सिक्किम में एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ कि जिसने पूरे भारत को सदमे में ला दिया। दरअसल सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में दोपहर 4 अप्रैल को करीब 12:20 पर नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यह हादसा हुआ, जिसमें करीब 7 लोगों की जान भी चली गई। दरअसल इस इलाके में हिमस्खलन हुआ था और उसमें लोग फंस गए थे। 22 पर्यटकों को बर्फ से निकाला भी गया। इसमें से 11 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गैंगटॉक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ऐसे में इस घटना ने नेशनल न्यूज में अपनी जगह बनाते हुए लोगों को हैरान कर दिया है और ये भी काफी सोचने वाली बात है कि आखिर ये हिमस्खलन हुआ कैसे, और ये भी जानेंगे कि ये हिमस्खलन होता क्या है, ये आता क्यों है, और अगर इसमें कोई फंस जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। इस हिमस्खलन में 150 से ज्यादा लोग बर्फ में फंस गए हैं। हिमस्खलन जहां आया वो क्षेत्र नाथुला दर्रा का है, जो चीन से लगी सीमा पर स्थित है। ये पूरा क्षेत्र अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। पर्यटकों के लिए ये मेन अट्रैक्शन भी है। ये देश के हिमालय क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा में एक है। गैंगटॉक से यहाँ की दूरी 55 किलोमीटर के आसपास की है। आपको बता दें कि हादसे वाले इलाके में 13वें माइलस्टोन तक जाने का पास जारी किया जाता है। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होती। बताया जा रहा है कि सैलानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन तक चले गए थे और यही हादसा हो गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 22 लोगों को बचा भी लिया है। इनमें 6 पर्यटक गहरी घाटी से निकाले गए। करीब 350 लोग और 80 गाड़ियां सड़क बाधित होने के कारण नाथुला पर फंसे हुए थे। सड़क से बर्फ हटाने के बाद इन 350 लोगों और 80 वाहनों को वहां से भी निकाला गया। इसके अलावा आपको बता दें, गैंगटॉक नाथुला रोड पर शाम 5:35 पर उसी जगह पर एक और हिमस्खलन हुआ और हिमपात भी शुरू हो गया है, जिससे बचाव अभियान खतरनाक हो गया है। ज्यादा हिमस्खलन के डर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बचाव और तलाशी अभियान बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में इस हादसे के लिए बर्फीला तूफान ही जिम्मेदार है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि लोग बिना पास के आगे गए कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर ये हिमस्खलन होता क्या है। तो दोस्तों, जब बर्फ के पहाड़ की ढलान से तेजी से नीचे गिरने को हिमस्खलन या एवलांच कहते हैं। हिमस्खलन के दौरान बर्फ, चट्टान, मिट्टी और बाकी कई चीजें किसी पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से फिसलती हैं और फिर अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को बर्बाद करती जाती हैं। हिमस्खलन आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूदा बर्फ या पत्थर जैसी चीजें उसके आसपास से ढीली हो जाती हैं। इसके बाद ये तेजी से ढलान के नीचे मौजूद और चीजों को इकट्ठा करके नीचे की ओर गिरने लगती है। ऐसे में जब ये चट्टान या मिट्टी खिसकते हैं तो इसे भूस्खलन कहते हैं। वैसे अगर दोस्तों हिमस्खलन की बात करें तो हिमस्खलन 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है चट्टानी हिमस्खलन। इनमें बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं। दूसरे तरह के हिमस्खलन में बर्फ पाउडर या बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होती है। ये अक्सर ग्लेशियर या ग्लेशियर के आसपास होते हैं। तीसरा होता है मलबे का हिमस्खलन। इसमें पत्थर और मिट्टी समेत कई तरह के मटेरियल होते हैं, जिसके साथ बर्फ फिसल कर नीचे गिरती है। हिमस्खलन आखिर शुरू कैसे होता है? मुख्यतः 2 तरीके से होता है। पहला, कई बार पहाड़ों पर पहले से मौजूद बर्फ पर जब हिमपात की वजह से वजन बढ़ता है तो बर्फ नीचे सरकने लगती है, जिससे हिमस्खलन होता है। दूसरा, गर्मियों में सूरज की रोशनी यानी गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने से हिमस्खलन होता है। एक बड़े और पूरी तरह से विकसित हिमस्खलन का वजन दोस्तों 10 लाख टन या 1 अरब किलो तक हो सकता है। पहाड़ों से नीचे गिरने के दौरान इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर हिमस्खलन सर्दियों में होता है और इसके दिसंबर से अप्रैल में होने के आसार ज्यादा रहते हैं। अब सवाल आता है कि क्यों होते हैं हिमस्खलन? दोस्तों, ज्यादातर हिमस्खलन खुद से यानी प्राकृतिक होते हैं। इसकी कई वजहें होती हैं, मसलन भारी हिमपात यानी स्नोफॉल और बर्फीला तूफान, या फिर जंगलों की कटाई, खड़ी ढलान, भूकंप या चट्टानों का गिरना। ये सब प्रमुख कारण होते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण गर्मी की वजह से बर्फ का पिघलना होता है। हिमस्खलन इंसानों के कारण भी होता है, जी हाँ, जिसमें स्कीइंग, बर्फ के स्नो स्कूटर चलाने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा क्लाइंबर एवलांच 2 तरह से होता है, स्लफ और स्लैब। स्लफ हिमस्खलन में ढीली बर्फ थोड़ी दूर ही खिसकती है, लेकिन स्लैब हिमस्खलन सबसे खतरनाक हिमस्खलन है। इसमें जायंट स्नो का स्लैब खिसकता है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या हिमस्खलन फायदेमंद भी होते हैं कि नहीं? दोस्तों, आमतौर पर हिमस्खलन को नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन इनकी चपेट में इंसानों के आने के मामलों को अगर छोड़ दें तो ये अक्सर फायदेमंद होते हैं। पर्वतों पर जब बारिश के मौसम में हिमस्खलन होता है तो बर्फ के कण हवा में बिखरते हैं और हिमपात बनकर ग्लेशियर यानी हिम नदियों में गिरते हैं। इससे हिम नदियों को नई एनर्जी मिलती है। कुछ दिनों पहले केदारनाथ के पीछे आया हिमस्खलन ऐसे ही फायदेमंद हिमस्खलन का उदाहरण है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हिमस्खलन आने की संभावनाओं को पहले से पता किया जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों, अब तक वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है कि हिमस्खलन कब और कहां होगा। वे बस बर्फ के ढेर, तापमान और हवा की कंडीशन से हिमस्खलन के खतरे का अनुमान लगा सकते हैं। बर्फ में स्कीइंग करने वाले कुछ इलाकों में एवलांच कंट्रोल टीमें तैनात होती हैं। कुछ स्कीइंग वाले इलाकों के पेट्रोलिंग ग्रुप
इसे रोकने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल भी करते हैं। वे किसी भी खतरनाक ढलानों को तोप से उड़ा देते हैं ताकि किसी ढीले या नए बर्फ के ढेर को हिमस्खलन बनने से रोका जा सके। आपको बता दें कि ज्यादा बर्फीले इलाकों जैसे कनाडा और स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर हिमस्खलन कंट्रोल के लिए स्पेशल मिलिट्री तैनात होती है। स्विट्जरलैंड में कई पहाड़ी गांवों में घरों को बर्फ के ढेर से बचाने के लिए मजबूत ढांचे लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे हिमालयन रीजन में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जब बर्फ फिसलती है तो वो खतरनाक हो जाती है। अब आइए एक बार ये भी समझ लेते हैं कि हिमस्खलन में अगर कोई फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमस्खलन में फंसने पर सबसे पहले बर्फ के स्लैब या ढेर से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो किसी पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करें और आखिरी उपाय के रूप में बर्फ से बाहर आने की कोशिश जरूर करें। बर्फ में दब जाने के बाद सबसे पहले सांस लेने के लिए कुछ जगह बनाने की कोशिश करें और फिर आसमान की ओर मुक्का मारें, यानी बर्फ की दीवार को तोड़ा जाए। दरअसल हिमस्खलन रुकने पर बर्फ कंक्रीट की तरह जम जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। बर्फ के ढेर में 1 घंटे से ज्यादा फंसे रहने के बाद जीवित रहने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। इसलिए जरूरी है कि सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह हो। अब ऐसे में अगर कोई बर्फ में फंस जाता है तो एवलांच बीकन या एवलांच ट्रांसीवर नाम के एक डिवाइस की मदद से उसे खोजा जाता है, जो एक बड़े मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसे हर पर्वतारोही पहन कर रखता है। हिमस्खलन में किसी के दबने पर इस डिवाइस को ऑन करके विक्टिम को खोजा जाता है। ऐसा करने से पर्वतारोही को दबे हुए व्यक्ति के बीकन से आ रहे सिग्नल से उसकी लोकेशन पता चल जाती है। एवलांच बीकन में बीपर होते हैं दोस्तों, जो एक्टिव करने पर लगातार आवाज करने लगते हैं। एवलांच बीकन की मदद से रेस्क्यू करने वाले बर्फ में दबे पीड़ित को 260 फीट से ज्यादा दूरी से लोकेट कर सकता है। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि हिमस्खलन कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, एक ताकतवर हिमस्खलन उसके रास्ते में आने वाले पेड़ों, घरों, बिल्डिंग्स के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर सकता है और लोगों की जान भी ले सकता है। इसकी वजह से बिजली सप्लाई भी इंटरप्टेड हो सकती है। ये रास्ते और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर सकता है। अगर इसके कुछ खतरनाक एग्जाम्पल को देखें तो 31 मई 1970 को पत्थरों और बर्फ से बने एक ताकतवर मलबे के हिमस्खलन ने पेरू के यांगे शहर और आसपास के 10 गांवों को तबाह कर दिया था। इस हादसे में 18 से 20 हजार लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आल्प्स के बर्फीले पहाड़ी दर्रे पर लड़ाई के वक्त अलग अलग हिमस्खलन की घटनाओं में इटली और ऑस्ट्रियन फौज के 60,000 से ज्यादा जवानों की मौत भी हो गई थी। इनमें से 10,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत तो केवल एक ही दिन यानी 13 दिसंबर 1916 को इटली के माउंट मरमोलादा पहाड़ पर आए हिमस्खलन से हुई थी। ये घटना इतिहास में व्हाइट फ्राइडे के नाम से जानी जाती है। आपको बताएं कि इस व्हाइट फ्राइडे के बारे में कुछ दावे ऐसे भी किए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये हिमस्खलन नेचुरल नहीं था, बल्कि दोनों तरफ की सेनाओं ने एक दूसरे को दफन करने के लिए कमजोर बर्फीले ढेरों पर गोले दागे थे। तब जहरीली गैसों से ज्यादा सैनिकों की मौत हिमस्खलन से हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, मार्च 1910 में अमेरिका के वॉशिंगटन के एक कस्बे में 9 दिनों की भारी बर्फबारी की वजह से शहर के डिपो में 2 ट्रेनें फंस गई थीं। 1 मार्च 1910 को तेज बारिश की वजह से हिमस्खलन हुआ। इसके बाद 14 फीट ऊंची बर्फ की एक दीवार शहर की ओर गिरी और डिपो में खड़ी ट्रेनों से टकराई। इससे ट्रेनें 150 फीट नीचे टाई नदी की घाटी में जा गिरी। इस घटना में 96 लोगों की मौत हो गई थी। यह अमेरिका के इतिहास में हिमस्खलन से हुई सबसे ज्यादा मौतों की घटना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखें तो हिमस्खलन अपने आप में एक बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें इंसानों के मरने की संख्या हजारों तक जा सकती है। अब यह वाले सिक्किम में फंसे लोगों को पूरी तरह से निकाल लिया जाता है और आगे हिमस्खलन से बचने के लिए सरकार क्या कोशिशें करती है, आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।